बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब का असम्बलियां तहलील करने का फैसला, कौन जीता कौन हारा। वज़ीर आला हाउस तो सील नहीं हो सका मगर गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर इजलास मगर बाहर एहतजाज हुआ। इस सर्द मौसम के अंदर जो सियासी गर्मा गर्मी अपने उरूज पर है, इस पे आमिर मतीन साहब का तजिया पहले हिस्से में जानेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ इसी सियासी बहरान की आड़ में किस तरह से ब्यूरोक्रेसी के मैरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के दावेदार गारमेंट्स इंडस्ट्री के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आमिर साहब, जब हम पंजाब की सियासत की बात करते हैं, असम्बलियां तहलील की बात करते हैं, जो मुझे फिलहाल नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है या पंजाब के अंदर जो अपोजिशन है, सबकत उनके पास है, क्योंकि असम्बली तहलील का मामला अगले महीने तक रुक चुका है। जी, आज उन्होंने स्पीकर साहब ने, सप्तान खान ने यही कहा है कि ये मामला, ये जो कहा जा रहा था पहले कि कल ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा और 4 दिन के बाद या 4 दिन के अंदर ये कर दिया जाएगा, तो आज उन्होंने इशारा दिया है कि ये अगले साल के पहले हफ्ते तक जा सकता है। अब इसके अंदर जो डेट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 4 मार्च से रमज़ान शुरू हो रहा है गालबन, तो अगर ये 4 दिसंबर से आगे जाता है तो इलेक्शन क्योंकि 90 दिन के अंदर करवाने होते हैं, कम भी हो सकते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ये प्ली ले सकता है कि 90 दिन से उन्होंने बढ़ाने नहीं है। और अगर रमज़ान में चले जाते हैं, इससे लेट से 7 तारीख को अगर ये करते हैं, पहले हफ्ते तक की जो कह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 14 दिन तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उस सूरत में ये क्या रमज़ान में इलेक्शन करवाए जाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो भी इसका फ़ैसला होना है उसको ये 4 तारीख से कोशिश जिसकी भी हो करवाने की या ना करवाने की, वो 4 से पहले इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है, वरना फिर ये रमज़ान में कोई कानूनी या आइनी कदम नहीं है, मगर एक जो लॉजिस्टिकली मुश्किल हो जाता है। लोग जो है रमज़ान में रोज़ों में होते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ बड़ी दूर है या मुसीबतें हैं, फिर एक रूहानी माहौल होता है उसके अंदर। ये बड़ा दुनियादारी के इलेक्शन के अंदर जो है ये जिस तरह की बयानबाजी की जाती है वो नामुनासिब भी हो जाता है। तो इन रवायात का ख्याल करते हुए जो है ये दोनों पार्टीज़ को ख्याल करना पड़ेगा कि रमज़ान के अंदर ये मुसीबत ना खड़ी हो। अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि कल ये कहा जा रहा था कि रात के 12 बजे डराया जा रहा था कि जी वो डी नोटिफाई कर दिए जाएंगे चीफ मिनिस्टर साहब, और उसके बाद सारा दिन ये होता रहा कि जी नहीं आज 4 बजे कर दिए जाएंगे, मगर जी 4 बजे नहीं, अब ये शायद आज के 12 बजे भी हो सकती है। और गवर्नर हाउस के अंदर ये मीटिंग जारी रही और राना सनाउल्लाह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी हम पहले उन्होंने कहा सील कर दें, फिर उनका नहीं, हमने तो कहा था सीज कर दें। थोड़ा सा उस पोल से वो थोड़ा सा नीचे ज़रूर आए हैं, मगर आज भी ये जब वो ये धमकियां दे रहे थे कि जी हम रेंजर्स को बुला लेंगे, लेवीज आ जाएंगी और एफसी वाले आ जाएंगे और ये सारी इनसे को करवाया जाएगा, डी नोटिफाई पे अमल दरामद कराया जाएगा, तो सूरत हाल ये थी कि गवर्नर हाउस के बाहर जलसा हो रहा था और वो गवर्नर हाउस तक ही मैसूर होकर रह गए थे। और गवर्नर के इख्तियार कोई उसके पास जब तक वो पंजाब पुलिस ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, तो एक बस वो सिम्बॉलिक फिगर हेड होता है, जिस तरह के सदर का होता है वो एक सिम्बॉलिक फिगर हेड है। तो उसमें पिछले दिनों भी पंजाब पुलिस ने ये गवर्नर साहब ने शिकायत की थी कि जनाब गाड़ी करके उनको कैदी बना दिया है गवर्नर हाउस में। तो गवर्नर हाउस का ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है, ये आइनी एडमिनिस्ट्रेटिव सियासी एक बहरान होगा, ऐसी सूरत हाल आए जिसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के दौरान सड़कों पे फैसला हो या फोर्सेस के दरमियान फैसला हो रहा हो, सूबे और वफाक की फोर्सेस के दरमियान, सिविल मिलिट्री के दौरान, ये नहीं होना चाहिए। मगर ये भी टला नहीं है। टला इसलिए नहीं है कि अभी भी ये खबरें चल रही हैं ज़राए के हवाले से कि जी वहाँ पे मीटिंग हो रही है गवर्नर हाउस में और वो शायद किसी वक्त डी नोटिफाई कर दें। डी नोटिफाई अगर वो करेंगे, ये इस बात की निशानदही करता है कि ज़ाहिर है डी नोटिफिकेशन पे अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा कि होगा। फिर इसके लिए इसका मतलब है कि वो तैयार हैं कि इसका नेक्स्ट मंथ की जो स्टेप होगा वो कदम होगा गवर्नर्स रूल का, कि जब उनके उस पर डी नोटिफिकेशन के अमल दरामद नहीं होगा
तो वो उसका बहाना करके वो कहेंगे कि जनाब ये गवर्नर के रूल की जो है नोटिफिकेशन की हुक्मदुली हुई है, लिहाजा जो है ये गैर आईनी एक हरकत हुई है, हम गवर्नर रूल लगाते हैं। इस बात का काफ़ी इम्कान है कि अगर ये किया गया री नोटिफाई तो उसका ये गवर्नर रूल का भी जाएगा। उससे सारे मामलात इवन डी नोटिफाई नहीं भी करेंगे तो ये जो भी लड़ाई है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कि ये सेशन हुआ या नहीं हुआ, ये भी डी नोटिफिकेशन का और गवर्नर रूल तो लाजमी घूम फिर के हर चीज़ अदालत में जाती है। सही। और अदालत में ये देखना होगा कि कितने दिन लग जाते हैं। आया पहले ही ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कह रहे हैं तो वो पहले हफ्ते का ये कहा जा रहा है, और अदालत में अगर ये गवर्नर रूल लग जाता है तो वो मुकदमा थोड़ा सा खींचा भी जा सकता है, लंबा भी हो सकता है। वैसे तो कहा जा रहा है, पीटीआई के लोगों का ख्याल है कि उनके वकला का कि ये 2 दिन में फैसला हो जाएगा, मगर ये टाइम फ्रेम इम्पॉर्टेंट है। और इसमें नज़र आ रहा है कि दोनों पार्टियां एक ज़ाहिर है पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है, तहलील होने से भी भाग रही है। पहले वो बड़े ललकार के कह रहे थे कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं ना, हम नहीं डरते हैं, फिर आप तहलील भी करें, करते क्यों नहीं है, बातें क्यों करते हैं। तो अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो भाग रहे हैं। और थोड़ी सी पीटीआई का भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अगर आपके पास नंबर्स गेम हैं, अभी ये जो टिकट चल रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से कहा है कल वहाँ पे सेशन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कल होना है फैसला, तो ये वहाँ पे मौजूद रहें तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि साथ ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी निपटा लें। और इस बात का भी सवाल देखा जा रहा है कि अगर नंबर्स हैं तो जब गवर्नर साहब ने कहा था करवा लें, ठीक है, एक दिन बाद कोई उजलत से हो सकता है उनकी बदनीति हो कि टाइम थोड़ा दिया गया या ग्राउंड्स ठीक नहीं थी, मगर अगर आपके पास नंबर्स हैं और आपके पास आप कॉन्फिडेंट है, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि 187 नंबर हैं, तो आप इलेक्शन करवा लें, या आप करवा लेते, क्या हर्ज है कि उसके अंदर ये रुकावट। मगर मेरा ख्याल है एक नफसियाती पहलू ये होता है कि थोड़ा सा एक डर है, पीटीआई को भी डर है। किस बात का डर? इस बात का कि हमारे कोई 2 4 5 मेंबर जो हैं, ये अफवाहें चलती रहती हैं कि एंड टाइम पे ना हो तो आज कल वो गिनेंगे, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर, क्योंकि पीडीएम को उनको 186 नंबर पूरे करने हैं, तो जाहिर है उनके पास नज़र आ रहा है कि ये उनके पास 186 नंबर नहीं हैं, उनके पास कम से कम इससे कोई 10 नंबर कम हैं, कोई 177 और 180 के दरमियान फिगर बताया जाता है। तो उस सूरत में नफसियाती जब उनकी एक हार होगी तो वो उनकी हार का इनकी जीत से ताल्लुक है, ये कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारे नंबर इन्होंने गिन लिए हैं और वो 187 हैं, तो ये उस सूरत में फ़ौरन उस दिन भी अगले दिन भी ये करवा सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, मगर उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा और उसके लिए इनके बकौलत सेशन भी कॉल करना चाहिए। उनका स्टांस यही है कि जी ये नहीं, उसी सेशन में नहीं करवा, उस सेशन के ऊपर सेशन नहीं हो सकता, ये इनकी प्ली है। हालांकि यही बहस चल रही है कि क्या नए सेशन की ज़रूरत थी और इसमें होना था नहीं था, हो सकता था। उसमें इस मामलात में बहस जो है वो एक खतूत की जंग जारी है स्पीकर साहब और गवर्नर साहब के दरमियान। पहले गवर्नर साहब ने जाहिर है ये कहा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें, स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि जनाब ये आप मजाज नहीं है, हमें ये कहने कि इसके अंदर आपके उसके अंदर ग्राउंड्स की और टाइम फ्रेम की ये गलतियां हैं, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता, ऑन गोइंग सेशन के होते हुए दूसरा नहीं करवा सकता। फिर गवर्नर साहब की तरफ से आज एक लेटर आया, उनकी उन लीगल कानूनी ग्राउंड्स को उन्होंने रद्द किया कि आप जो कह रहे हैं ये आप हवाला दिया जा रहा है बार बार, ये पीएलडी 1997 का मंजूर वट्टू केस है, तो 38 पीएलडी, तो इसको बार बार कोर्ट उन्होंने कहा जी ये आप जो इसका हवाला दे रहे हैं ये मिसप्लेस्ड है, ये हमारे इस सूरत हाल में ये लागू नहीं होता, तो ये आप इसका हवाला ना दें, ये पुरानी बात थी, उस वक्त कानून और था, अब कानून और है। तो उसके जवाब में फिर जो है स्पीकर साहब ने कहा कि ये मेरा इख्तियार
कि स्पीकर का एक इख्तियार है कि वो अपनी रूलिंग भी दे और ये स्पीकर का इख्तियार है कि ये चीजें डिटरमिन कुछ नई चीजें भी पूछ लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल साहब जो पंजाब से रुकने सूबाई असम्बली भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका संसा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला इस वक्त, हालांकि बड़ी आपकी एक क्राइसिस से निपट रहे हैं, बंदों को इकट्ठे कर रहे हैं, कल बड़ा एक आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। मगर ये मेरा ये सवाल है कि अगर आपके पास ठीक है ये समझ आती है कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जो कहा गया गवर्नर साहब की तरफ से, हो सकता है उसके अंदर ख़राबी हो, उजलत का कहा गया, टाइम फ्रेम का, बदनीयती का, जो भी समझ ले, मगर अगर आपके पास नंबर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और आप चाहते हैं थे कि ये टाइम पे ये असम्बलियाँ तहलील हों, तो आप गवर्नर के उस टाइम के मुताबिक करवा देते। इसमें भागने वाली क्या बात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए गुजारिश ये है कि असम्बली का बिजनेस हो या सूबे के मामलात हो, सब एक आइन और कानून के मुताबिक चलने हैं। गवर्नर साहब ने जिस बुनियाद के ऊपर हमें खत लिखा और उस खत के अंदर उन्होंने ये कहा कि ये 4 बुनियादी पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। नंबर 1 पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स आपको पता है वो कौन से पता है, वो मान लिया, मान लिया कि वो सारे आपके दुरुस्त ऑब्जेक्शंस हैं उनके उन ग्राउंड्स के ऊपर। पर मैं कह रहा था कि अगर नंबर्स हैं तो उनकी बुनियादी मकसद तो इसमें ताखीर क्रिएट करना था। आप ताखीर ना होने देंगे, नंबर्स हैं तो 186 बंदे दिखाएं तो वो ये उनके इस गुब्बारे में से हवा निकाली जा सकती है। सर वो ठीक है, आप बात बिल्कुल ठीक है, हमारी भी एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत हमने सारे मामलात को लेकर चलना है। लेकिन ये भी बात ज़हन में रखी जाए कि पहले भी इन्होंने गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर आईनी काम किया था। हमजा को चीफ मिनिस्टर बनाते हुए जबरदस्ती जोरे बाजू कर लिया था। अब फिर वही एक चीज दोहराई जा रही है। तो एक गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर को कानूनी तौर पर बना के पेश नहीं किया जा सकता कि हम उसको गैर कानूनी को ले लें और उसको कानूनी बनाकर हम पेश कर दें। पहली एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि इनके जो बाकी 3 क्वेश्चन हमारे साथ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि परसों आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, और जो कि उन्होंने अपने 4 बुनियाद पॉइंट बनाए हैं, मैं समझता हूं उनमें से एक भी ठीक नहीं है, एक भी सच्चा नहीं है। सब के सब जो है वो फेक है, वो झूठ पे मबनी है। अब जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि हमारे 4 मेंबर्स, एक हमारी आपा शमसा हैं, हमारी सीनियर मेंबर है, उनके बेटे को कैंसर है, शी इज इन दुबई, उनके इलाज के लिए हमने रिक्वेस्ट कर ली है, वो कल या परसों वापस आ जाएंगे। गुशकोरी साहब हमारे एक पार्लियामेंटेरियन है, वो उम्रे पे गए हुए हैं। हमारी एक बहन क्यू लीग से हैं, वो यूरोप गई हुई हैं। एक हमारे मेंबर हैं वसीम बादोजई साहब फ्राम मुल्तान, वो भी मुल्क से बाहर हैं, वो भी आ जाते हैं। 27 तारीख को सबकी टिकट्स कंफर्म है इंशाल्लाह, मुल्क के अंदर वो 4 बंदे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। अगली बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है जिसको हम इन्होंने दी है, किसी बुनियाद पर दी होगी। सारे बड़े समझदार हैं, इतने समझदार हैं जितनी समझदारी से ये इकॉनमी चला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, उसके ऊपर अपने मेंबर 186 पूरे करें, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अपनी इनके मामलात हैं वो पूरी करे। नो कॉन्फिडेंस के, जहां तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है, हम उससे भागे नहीं है, ना हम भागेंगे, ना हम इनको भागने देंगे, लेकिन कानून के तहत चले हमारे साथ। जी क्या वजह? मियां साहब आप ये कह रहे हैं कि उजलत के अंदर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जा रहा था, आपको वक्त नहीं दिया गया, और आपके उजलत की वजह से 4 लोग हैं जो कि इस वक्त मौजूद नहीं हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है 186 नंबर आपके पास ना हो। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप करवाएंगे, लेट से हफ्ते को करवाते हैं, इतवार पीर मंगल जब भी करवाते हैं, तो वो आपके 4 लोग आ चुके होंगे, ये कह रहे हैं आप? मतीन भाई नहीं, आमिर भाई, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस बुनियाद के ऊपर लेटर लिखा गया हम उसको नहीं मान रहे। हम कह रहे हैं कि जब आपका सेशन चल रहा है, ये तो एक मैंने आपको हकीकत बताई, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन
जो मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि जब एक सेशन चल रहा है जो आइन का आर्टिकल 130(7) है, जिसके अंदर वाज़े तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब सेशन समन होगा, जब तक प्रोरोग नहीं होता आप नया सेशन नहीं बुला सकते। हम तो उसको, अगर तो ये रिवाज हमने रीत आज डाल ली तो फिर तो आइन और कानून की किताब को तो साइड पर रख देना। फिर तो हम ये कोई पंचायती फैसले की तरफ चले जाएंगे कि गवर्नर साहब की तरफ से एक हुक्म आया और हमने उसकी तामील करनी है। ये बिल्कुल ये इस पे इतनी ज्यादा असल में 2 दिन से बहस हो रही है। ये इसके मोरलेस दोनों पार्टीज की पोजीशन वाजे है, आपकी भी बड़ी वाजे है, उनकी भी बड़ी वाजे है, और लगता ये है कि ये अदालत में ही फैसला होगा। 2 इश्यूज, एक तो अदालत में एक टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है कि आज सप्तान खान साहब ने भी कहा कि ये बात जो है अगले साल के पहले हफ्ते तक जा सकती है, और फिर अदालत का नहीं पता कितने दिन लग जाएं। और उसके बाद आज ये बार बार अभी भी कहा जा रहा है कि ये फसाद का खतरा टला नहीं है कि वो डी नोटिफाई करते हैं। अगर आप डी नोटिफाई पे अमल दरामद नहीं होता तो एक तो ये राना हसनाउल्लाह जो कह चुके हैं कि रेंजर्स बुलाएंगे और यहाँ पे एफसी के लोग आएंगे, और ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें अमल दरामद कराने के लिए फोर्सेस का टकराव हो। और फिर गवर्नर रूल की भी एक जो है वो ऊपर तलवार लटक रही है कि वो ये बहाना लगता है कि मंतकी तौर पे ये इस बात का इम्कान है कि ये अगर नहीं करा पाएंगे तो वो फिर गवर्नर रूल लगाएंगे। तो आप क्या कहेंगे इन तीनों चीज़ों पे, टाइम फ्रेम, दूसरा ये कि फसाद का खतरा, और तीसरा गवर्नर रूल की सूरत में आप लोग क्या करेंगे? देखिए आमिर भाई, जो आपने टाइम की बात की है, हमने बड़ी कैलकुलेशन के साथ दिसंबर 23 को हमने कहा था कि असम्बलियां हमारी डिसॉल्व हो जाएंगी, हम कर देंगे। हमने एक डेट फिक्स कर दी। थोड़ा सा मसला ये भी था क्योंकि हमने 26 नवंबर को इसका ऐलान किया। हमने डेट इस वजह से थोड़ी सी लेट की है क्योंकि हमने अपने चेयरमैन की जो उनकी रिकवरी है उसको भी हम देख रहे थे, ताकि उसके मुताबिक चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने कैंपेन करनी है केपीके के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। तो डॉक्टरों ने जो उन्हें एडवाइस किया था वो ये किया था कि आप मजीद 4 से 6 हफ्ते आपको रिकवरी पे लग जाएंगे। अभी वो बगैर सहारे के जो है वो चल फिर नहीं सकते। तो हमारा ज़हन में था कि हम इस जगह पर जाके करें ताकि उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो है हमारे चेयरमैन साहब जो है वो आ जाएं और वो कैंपेन के भी काबिल हो जाएं और उनकी मूवमेंट ठीक हो जाए। दूसरी बात, 23 तारीख इस वजह से भी डिसाइड की गई कि 20 और 22 मार्च के दरमियान रमजान आपका आ रहा है। तो हम चाह रहे थे कि जो 3 महीने हैं, जो विद इन 90 डेज इलेक्शन होने हैं, वो जाके पूरे हो जाते हैं इसी डेट पे जाके 20 और 22 मार्च के दरमियान। लिहाजा हम चाह रहे थे कि हमारे 3 महीने भी पूरे हो जाए और हम इलेक्शन जो हैं वो हम रमजान के स्टार्ट होने से पहले पहले दोनों असम्बलियों के इलेक्शन करवा ले। सो इस बुनियाद के ऊपर हमारी ये कैलकुलेशन थी, एक हमारे चेयरमैन की सेहत के हवाले से, दूसरा रमजान से पहले। ये एक बात होगी। दूसरी बात जो आपने फरमाई है, फसाद का खतरा। फसाद का, देखिए नून लीग तो चाहती है फसाद हो, नून लीग चाहती है फसाद हो। उसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मेला मवेशियां यहाँ पर लगाने के लिए सिंध से एक साहब आए हुए हैं जिनका नाम ही दर से शुरू होता है, और उन्होंने यहाँ पर आके मेला मवेशियां लगाया और आप यकीन माने जहां जहां से वो फोन करवा सकते हैं वो फोन करवा रहे हैं, जिसको वो लालच दे सकते हैं वो लालच दे रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि हम किसी तरह पीटीआई के मेंबर्स को। मियां साहब, इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आती है, ये आज के दिन में ही जो है ये चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब के तब्दील किए गए हैं और नए आईजी साहब आए हैं, ये जो आमिर जुल्फ़कार और अब्दुल्ला खान सुंबल साहब आए हैं, आपकी इनके साथ आपकी कंसेंट शामिल है? और ये कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं होगी कि वफाक उनको कह रहा होगा कि आप गवर्नर साहब के अहकामात की अमल दरामद कराएं और आप लोग उनको दूसरी तरफ खींच रहे होंगे? ये ऐसी सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए। आपकी तसल्ली है इन 2 नामों पे? देखिए दोनों बड़े अपराइट ऑफिसर्स हैं। अब्दुल्ला सुंबल साहब के साथ पहले भी काम किया है। जो जुल्फ़कार साहब हैं, आमिर जुल्फ़कार साहब, इनके साथ जब मैं 2002 में मिनिस्टर था तो उस वक्त भी ये सीएम के पीएसओ भी रहे हैं और लाहौर के एसएसपी भी रहे हैं। दोनों बड़े अच्छे ज़बरदस्त ऑफिसर हैं।
वो तो एक अपनी जगह पर है। लेकिन आमिर भाई, मैंने पिछले दिनों ये बात की थी जब ये हो रही थी कि असम्बलियां, मैंने कहा वन ऑफ द रीजन ये भी है कि आप हमें चीफ सेक्रेटरी नहीं देते, आप हमें आईजी नहीं देते, आप हमारा कोई काम नहीं करने देते, आप वफाक से बैठकर सीसीपी और लाहौर को चेंज कर देते हैं। क्या ये तमाम चीजें सिस्टम चलाने के लिए कर रहे हो या सिस्टम को खराब करने के लिए कर रहे हो, या पीटीआई को या पीटीआई के एलाइज को खराब करने के लिए कर रहे हो? तो फिर उनको इस चीज का बड़ी जल्दी एहसास हो गया है और उन्होंने फिर ऑफिसर जो है इस सूबे में मुकर्रर किए हैं। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सूबे के अंदर हर दफा 85 से लेकर 2022 तक, ये पीछे भी जो हमारे 3-4 माह गुजरे हैं, हर दफा 2 पार्टियां मेला मुवैशियां लगाती हैं, एक नून लीग, एक पीपल्स पार्टी। कोई छांगा मांगा लगाता है, कोई मैरियट लगाता है, फिर उठा के सिंधा उस ले जाता है। आज भी इन्होंने लाहौर में एक फार्म हाउस जो है इन्होंने अपना एक रखा है, उस फार्म हाउस के अंदर इनकी कोशिश है कि यहाँ से मेला मवेशिया से जो है ना बंदे खरीद के वहां पर ले जाया जाए। ये मुझे बड़ी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने हमें छोड़कर जाना था वो चले गए। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को किसी किस्म की जो लालच कोई दे के ये समझे कि मैं उसे ले जाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है। तीसरी क्वेश्चन जो आपका है गवर्नर राज के बारे में, देखिए सर, गवर्नर राज लगाने के लिए कोई ये जो आपका इससे पहला सवाल है ना, वो गवर्नर राज के साथ बड़ा कोरिलेट करता है, बड़ा है कि ये फसाद पैदा करे, फसाद के साथ फिर ये उसकी जगह बनाए और फिर गवर्नर राज लगाए। मैं नहीं समझता कि सूबे के अंदर इस तरह के कोई हालात है। एक मेजोरिटी वाली हुकूमत, मेजोरिटी वाले जो पार्टी है वो हुकूमत कर रही है। सूबे के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल दूसरे सूबों की निस्बत बहुत बेहतर है, सारे मामलात है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी चीज नहीं है, डेवलपमेंट अपनी जगह पर हो रही है। हाँ, हमारी लीडरशिप ये चाहती है, हम ये चाहते हैं और हमारे एलाइज भी उस पेज के ऊपर शामिल हैं। देखें, 1 महीना जो हमने लेट भी किया है खान साहब की सेहत, दूसरा हमने अपने पार्टी के हर एमपीए के साथ इमरान खान साहब ने बातचीत की है और मशावरत करने के बाद हमने ये सारा अमल किया। ये नहीं किया कि घर बैठे कोई फैसला हमने कर लिया, हमने पूरी इसके ऊपर एक्सरसाइज की है पिछले तकरीबन 15-16 लेकिन मियां असलम इकबाल साहब, अभी आप जो बात कर रहे हैं, जाने वाले तो वो चले गए, मगर कुछ लोगों को अभी रोका जाना ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों की नंबर गेम ऊपर रह सके। आपने मेला मवेशियां का भी हवाला दिया, फिर आपने एक शख्सियत का भी जिक्र किया कि वो खरीदो फरोख्त करते हैं। मैं फवाद चौधरी साहब को कल सुन रही थी, वो ये डिमांड कर रहे थे, आप लोगों की पंजाब गवर्नमेंट है ना, आप लोगों से वो डिमांड कर रहे थे कि इस शख्स के दाखिले पर सूबे के अंदर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। खतरा तो आप लोगों को अभी भी है कि वो खरीदो फरोख्त करेंगे। अगर ये ऑप्शन आप लोगों के लिए कारआमद हो सकता है, फायदामंद हो सकता है, तो पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों नहीं गौर कर रही? देखिए, हम कोई सूबाई तअस्सुब नहीं पैदा करना चाह रहे, हमने चीजें अवाम के सामने रखनी होती हैं। जो भी चीजें हम पब्लिक के सामने रख रहे हैं कि आपके जो नुमाइंदे किसी एक पार्टी के निशान के ऊपर वोट लेकर आए, किसी भी पार्टी से, उनको किस तरह से खरीदो फरोख्त के अमल से डाला जा रहा है। मैंने जब से होश संभाली और अरसा दराज, मुझे पॉलिटिक्स में 22-25 साल हो गए खुद इलेक्शन लड़ते हुए, और 37 साल से मैं एक छोटा जब स्टूडेंट था उस वक्त से मैं वर्कर हूं, तो मैंने इन दोनों पार्टियों को खरीदो फरोख्त करते हुए देखा। फार्मूला इनका यही है। ये इसके अलावा इनका आप ये बताइए कि 186 तरीके अदम एतमाद पेश जिसने किया उसने नंबर पूरे करने हैं। 186 अरकान पूरे हो ही नहीं सकते। फेडरल में जिन्होंने वोट दिया था उनके वोट सुप्रीम कोर्ट ने कहा काउंट नहीं होंगे। तो ये सूबे के हालात खुद खराब करके उस तरफ लगाना चाहते हैं जो मतीन भाई ने पंजाब हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहे कि सूबाई तासुब पैदा हो सके। बेहद शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मियां असलम इकबाल साहब ने अपना कीमती वक्त प्रोग्राम मुकाबिल के लिए निकाला। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे एक और मामले के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सियासी बहरान की आड़ में हर शख्स अपना फायदा समेट रहा है। अब की बार ये फायदा किसके हिस्से में आया और किसको इसका नुकसान होगा, ये आमिर साहब बताएंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, अमूमी तौर पे ये कहा जाता है जब जंग का माहौल हो तो ना घोड़े तब्दील होते हैं, ना सफ़ों में तब्दीलियां की जाती हैं, और जब सियासी जंग हो रही हो तो क्या ऐसे हालात में भी ये कारगर होता है या फिर कुछ मुख्तलिफ इसका अंदाज़े फ़िक्र होता है? ये तो एक किस्म की वहाँ पे जंग तो चल रही है ना। अभी जो खतूत की जंग है, ये गवर्नर और स्पीकर के दरमियान नज़र आ रहा है कि ये अदालत के लिए केस बना रहे हैं, वो एक दूसरे को ख़त लिख रहे हैं। उसका ड्राफ्ट बड़ा कानूनी ड्राफ्ट है जो कि कल को उनको पता ही अदालत में जाना है तो वो पेश कर सकेंगे, जनाब हमने तो उनसे ये कहा था, हमसे उनसे कहा। और जो वो उजलत पहले कर रहे थे कि डी नोटिफाई, वो मेरा ख्याल अब अपना देख रहे हैं कि कानूनी तौर पर उनको क्या सूट करता है कि एक रीज़नेबल टाइम इसके आगे के बाद ये किया जाए, जी मौका नहीं दिया या ये इस तरह की ये मामला चल रहे हैं। मगर क्योंकि जंग की सूरत में ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो यहाँ पे इस वक्त टोटल फेयरनेस के तकाजे साइड पे हट गए। और ये मियां असलम साहब जो हैं ये अच्छे आदमी हैं और बड़ी सलीके की गुफ्तगू करते हैं। मगर ये जो कह रहे थे कि आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो उनकी तारीफ ज़ाहिर है, वो अब्दुल्ला सुंबल साहब की बड़ी अच्छी शोहरत है। और आमिर जुल्फ़कार, हालांकि यहाँ उनका कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, इस्लामाबाद में उनको हटाया इसलिए गया था कि उन पर काफ़ी सारे सवालात थे, क्राइम उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और भी मसले थे। तो उनको हटाने के बाद अब वफाक ने लगाया, तो वफाक डिले भी कर सकता था। ये नाम तो बड़े अरसे से दिए हुए थे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, मगर उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, एक्टिंग चार्जेस पे ही काम चल रहा था। तो वफाक ने जो एकदम रजामंदी की है तो उसमें उनकी कुछ उम्मीदें भी होंगी कि उनका कुछ और भी वो चाह रहे होंगे कि इनसे काम लेना। और काफ़ी मियां असलम साहब को ये डर नहीं था, मगर काफ़ी इनके लोग हैं पीटीआई के जिनको, और क्यू लीग के, परवेज़ लाई के ग्रुप के, जिनको कुछ अंदेशे भी हैं कि ये क्योंकि आपस में जब घूम फिर के जब अमल दरामद होगा ना, डी नोटिफिकेशन अगर हो जाता है तो ये इम्प्लीमेंट किसने करवाना है। अब ये देखना होगा कि वो वफाक और सूबे के अंदर एक रस्साखींची होगी, उससे ये प्रॉब्लम होगी। पर वहाँ पे सिर्फ ये नहीं हो रहा, पंजाब में इस वक्त जो है धड़ाधड़ जो है, एक तरफ जल्दी है, एक तरफ उनको जल्दी नहीं है। जल्दी है उनको कि इस वक्त जो है अपॉइंटमेंट्स जो हैं हो रही हैं, 3 के करीब 21वें ग्रेड के पुलिस के अफसरान हैं जिनको एहसान सादिक साहब साउथ एडिशनल आईजी थे साउथ पंजाब के, उनको जो है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भिजवा दिया, खुडे लाइन भिजवा दिया है। 2 और 21वें ग्रेड के अफसरान को भिजवा दिया गया है। उसके बाद नीचे जो लाहौर में फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना रिपोर्ट मांगी थी, बताएं हमें एसएचओ और डीपीओज और आईजी कितनी देर बाद तब्दील कर रहे हैं। हमने अपने प्रोग्राम में आपने पूरी तफसील पढ़ी थी वो, कि किसी के 8 माह एवरेज थी, किसी की 10 माह, किसी के 11 माह औसत, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बुरा मनाया था। और अभी उनको के फैसला देना है, मगर इससे पहले भी ये एक था कि 3 साल तक टेन्योर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। अभी ये लाहौर में आज फॉर एग्जाम्पल अजीब एक मजाक बना हुआ है कि सेक्रेटेरिएट से जो है वो कुछ और 2 एसपी हजरात जो हैं जूनियर अफसरान थे, उनको लगा दिया गया। फिर 24 घंटे के अंदर जो है 2-2, 3-3 तब्दील हो रहे हैं। एक सेंटर्स ऑफ पावर जो है ना वो मल्टीपल हो गए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट से, आईजी के ऑफिस से वो एक डिफरेंट जाता है कि जी आपको चार्ज आपका लेते हैं, और चीफ मिनिस्टर हाउस से जाता है कि नहीं आप चार्ज नहीं लेते। तो ब्यूरोक्रेसी एक ऑलरेडी ये इलेक्शन में तो जो होगा वो पहले ही एक सैंडविच बन गई है और वो पिंग पोंग हो रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये एक मामला जा रहा है। ये तो है जल्दी, जिसमें वो जाने से पहले अपने अपने लोग लगाना चाह रहे हैं कि लग जाएं, प्लेस्ड हो जाएं ताकि वो, मगर एक बात में किसी को जल्दी नहीं है। और मजे की बात है कि सारे ही तमाम पार्टी जो नजर आती हैं कि दस्तों गिरबान है, एक बड़ी सियासी जंग में हो रही है। ये लाहौर का मास्टर प्लान बड़ी उजलत के अंदर जो है ना वो आज पास कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। अब ये 10 साल तक रहना है। अगला इसके अंदर जो रिवीजन होनी है नॉर्थ लाहौर की, वो 2030 में होगी। उन्होंने जल्दी से उन्होंने कि जी नए इलेक्शन आने हैं, पता नहीं किसने आना है, और उसके अंदर उन्होंने कहा जी ये तो कर दो। इसकी तफसील पढ़ेंगे हम कि कौन से एक एक एरियाज के अंदर जो अभी जब ये डिटेल आएगी तो पता नहीं ग्रीन एरिया ब्राउन में हुआ, ब्राउन ग्रीन में हुआ, मगर अरबों खरबों के मामला जो है इसके अंदर तब्दील होंगे कि किसी को हाउसिंग, कुछ ज़राती ज़मीन जो है वो हाउसिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी की
हाउसिंग स्कीम जो पहले ऑलरेडी अनाउंस हो गई है उसको गैर कानूनी कर दिया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और ये ऐसे हालात में हो रही है कि इस तरह की चीज़ें जो शहरों के नक्शे होते हैं वो आप मुतफ़िका तौर पे बयान किए जाते हैं। साथ में इसके अंदर रूदा है। अब रूदा जो लाहौर का अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बनाई हुई है, इस पे सारी पार्टियां मुत्तफिक हैं। ये पहले पीटीआई के दौर में उन्होंने किया और इसके ऊपर बड़े सवाल हैं, अदालती सवाल भी हैं, कानूनी भी हैं, एनवायरमेंटल के भी हैं कि जनाब बड़ा अच्छी बात है, पेपर में बड़ी अच्छी लगती है कि आप लाहौर शहर का नक्शा बदल देंगे, वाटर टेबल ले आएंगे, दरख्त बड़े उगाएंगे। मगर वो भाई साहब कैसे किया जाएगा? होता ये है कि शक ये है कि जिस तरीके से किया जा रहा है कि इसके अंदर वही लोग हैं कि तीनों पार्टियां, पीटीआई ने शुरू की, बिल्कुल वो उसके अंदर बड़े इमरान खान साहब का फेवरेट था, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं रोकी, इसके ऊपर चलता रहा, रूरल अथॉरिटी के ऊपर काम होता रहा। सो ये इसमें वो चाह रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए और इसके अंदर वो इतना ज़रूर डिले करना चाह रहे हैं। सबका इंटरेस्ट है कि अदालत में जाए, इतना ज़रूर कि इस तरह के सारे काम हो सके। ये हाउसिंग से रिलेटेड, लाहौर का नक्शा, रूदा और उसके साथ में जो है डेवलपमेंट फंड्स, ये कोई मेरा ख्याल आजकल के अंदर ही 2-1 दिन के अंदर समझ आती है कि इलेक्शन हो रहा है। मगर एक तरफ आपकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो रही है, एक तरफ आपको IMF कह रही है कि आप अपने टाइटनिंग करें, फाइनेंशियल जो है इसको रूल को करें। दूसरा उन्होंने को 50-60 हज़ार रुपए का डेवलपमेंट का खजानों के मुंह खुले हुए इस वक्त, सड़कों के नाम पे ले लो, जो है गटरों के नाम पे ले लो, हर चीज़ के नाम पे जो है खजाना नहीं है, कमिटमेंट हो जाती है, जब ऑन पेपर हो जाती है तो वो फिर करना भी पड़ता है और वो आम आवाम से खींचा जाता है। आटा नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रही, सारे मामला चल रहे हैं, महंगाई हो गई है। मगर उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर खांचे हैं, क्योंकि कमीशन बनती है, क्योंकि ठेकेदार इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वक्त ठेकेदारों का रूल चल रहा है इस वक्त। और ये जो मुझे शक पड़ता है कि जब ये लगता है कि सारे ही मिले हुए हैं यार, ये डिले करने में जो है परवेज लाई भी खुश है, उनको कोई जल्दी नहीं है चीफ मिनिस्ट्री छोड़ने की। वो भी कह रहे हैं अदालत में मामला जाए, ज़रा आगे चले जाए। नून लीग वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, पीटीआई और भी बिल्कुल शामिल इसके अंदर। उसके पीटीआई के चंद लोग, सारे नहीं मैं कह रहा, चंद लोग जिनके खांचे हैं वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा इतना ज़रूर आगे चला जाए, डिले हो जाए कि जिसके अंदर ये सारे ये जो पैसों वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनकी एक फैक्ट्री लगी है, ठप्पे लगा के वो जो है ना कागजी कार्रवाई पूरी करें। ये लाहौर का मास्टर प्लान है, कोई मजाक है कि आपका 1.5 करोड़ का शहर है और उसका पूरा नक्शा तब्दील करने चाह रहे हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए, और आप जल्दी में कर रहे हैं और ऐसे मौके पे कर रहे हैं कि जबकि उसके ऊपर ना कोई डिबेट हुई है असम्बली में, बिल्कुल किसी को नहीं पता, किसी के पास इसकी डिटेल्स नहीं है। मैं आज सारा दिन पूछता रहा कि जनाब ये मुझे डिटेल तो बता दें कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। वो डिटेल्स बड़ी खुफिया रखी जा रही हैं, किसने कहाँ बैठ के। और हुआ ये था रूदा के अंदर भी, जो तमाम जो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने पैसा बनाना है, इन्वेस्ट करना है या पैसा बनाना है, वही मशावरती टीम में थे, वही एडवाइजरी बोर्ड में थे और उन्हीं के कहने पे उन्हीं को दे दिया गया। ये पहले ही शक किया जा रहा था कि ये नाम है 7-8 लोग, यही इसके अंदर बेनिफिशरी होंगे। सो ये बड़े क्वेश्चंस हैं। हम सिर्फ सियासत की तरफ ये लगा के और ये जंग की तरफ लगा के और वो है ये नीचे से प्रॉफिटर्स जो है ना वो अपनी फाइलें पास करवाते हैं। वही बात है आमिर साहब कि 3D एनिमेशंस के जरिए सिर्फ खाना पूरी तो कर दी गई है, मगर जिस मास्टर प्लान के ऊपर आप इतनी खौफनाक चीजें बता रहे हैं, माहौल हमारा कितना तबाह हो जाएगा। हम तो पहले से अपना सर पकड़ के बैठे हुए कि क्या बनेगा पाकिस्तान का, क्या बनेगा। लाहौर का फॉग है, इतना बुरा हाल है, वहां पर स्मॉग का वहां पर राज है, लोग मर रहे हैं, बीमारियां फूट रही हैं, इसमें किसी को कोई फिक्र ही नहीं है जो आप चीजें बता रहे हैं। इसके अंदर ऑन पेपर तो उन्होंने एनवायरनमेंट के मसले हल कर दिए उन्होंने कहा, मगर आप देखें बुनियादी बात है कि आप एक ज़राती ज़मीन जो है, आप लाहौर से निकले ना, आप ये जो अब सियालकोट की तरफ बाईपास जाता है वो सारा ग्रीन एरिया है, वो सारे को ये अब जो फर्स्ट फेज़ के अंदर है उसको सीमेंट और सरिया उसमें ये ठोक रहे हैं। तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि जी जनाब ये किसने ग्रीनरी, हमें पहले भी इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, सारा लाहौर जो है इस तरह के वादे करता है, कानून में ऑन पेपर है कि इतना ग्रीन एरिया होना चाहिए, इतना ब्राउन एरिया होना चाहिए। तो एक तरफ ये स्मॉग है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो है पोल्यूशन की वजह से है, उसके साथ में ये प्रोजेक्ट जारी है, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो मास्टर प्लान के अंदर ये एक इमरजेंसी होनी चाहिए थी हाउसिंग की, और इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए था, असम्बली के ऊपर में डिस्कस होना चाहिए था, उसके बाद सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना चाहिए था, इसमें EPA को डिबेट करवानी चाहिए थी। और ये अदालतों में मामला है, मेरा ख्याल है अदालत में मुझे जो याद पड़ता है ये स्टे दिया हुआ है इस पे कि जनाब हमें हमारी ज़रूरत तसल्ली कर दें, पर किसी को परवाह नहीं है इसका। तीनों गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा PTA के दौर में भी हुआ,
शहबाज शरीफ के दौर में भी ये नहीं रुका, और ये परवेज़ लाई साहब तो बिल्कुल वो धड़ाधड़, जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने लोई बीर और वो सारा इलाके दे दिए थे, मगर ये एक दोनों तरफ से, एक तरफ ये हमें इस तरफ लगाया हुआ है कि सारे प्रोग्राम जो टीवी के चल रहे हैं वो इसके ऊपर चल रहे हैं कि जी हो लाहौर के अंदर देखे ना तख्ते लाहौर की लड़ाई हो रही है, तख्ते लाहौर की लड़ाई है जो नीचे से धड़न तख्ता हो रहा है। आमिर साहब, आप जो धड़न तख्ते की बात कर रहे हैं, हमें ये बातें बताई गई थी कि मुआशी इस्तेहकाम आएगा तो ही सियासी इस्तेहकाम आएगा, मगर इस सियासी बहरान के अंदर जो मुआशी बहरान है उसको नजरअंदाज करने के लिए, जैसे आमिर साहब ने बड़ा खूबसूरती से कहा कि धड़न तख्ता हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री का किस तरह से धड़न तख्ता हो रहा है सियासत के अंदर, ये भी आपको बताएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपने जो धड़न तख्ते की बात की थी, इंडस्ट्री का भी तो धड़न तख्ता हो रहा है, उसकी भी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। जी, इस वक्त आप देखें हम एक बड़े ही खौफनाक मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। हमारे रिजर्व जो हैं, आज की खबर है ये कि मज़ीद कम होके वो पहले 6.5 बिलियन डॉलर्स थे, वो 6.1 पे आ गए हैं। सो रिजर्व्स हमारे तेज़ी से गिर रहे हैं, और हम जो है अपनी एलसीज नहीं खोल पा रहे। हमारे ये जो फूड आइटम, सोयाबीन, सब जहाज़ खड़े हुए हैं 300-400 अभी तक। उनका एक तो कुछ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, हम तेल नहीं खरीद रहे और बिजली नहीं बना रहे और गैस नहीं दे पा रहे क्योंकि तेल खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये जो बड़ी लोड शेडिंग हो रही है और जो गैस नहीं आ रही, वो बिजली के जो मसाइल हैं वो क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। दूसरा है कि तेल ना मंगवाने की वजह से और उसकी वायबिलिटी ना होने की वजह से हमारी फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बंद हो रही हैं सारी ही, जिनमें ख़ास तौर पे जिनमें गैस और तेल खाम माल के तौर पे होता है, उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मगर सबसे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की बचत होती है या कमाई है, जो 25 बिलियन डॉलर के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, मेजर चंक जो है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल के अंदर भी जो सबसे बड़ा जो मेजर चंक होता है, जो पैसे वैल्यू एडिशन जो करता है, वो अपैरल सेक्टर है, कपड़े, सिले हुए कपड़े। तो वो उनके यहाँ वो बात कर रहे थे हम कि बड़ी ज़्यादा, उन्होंने कहा जी हम भी बंद होने पे आए हुए हैं, और इस वक्त क्योंकि यूरोप के अंदर भी रिसेशन आ रहा है और वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, प्लस ये है कि गारमेंट्स इंडस्ट्री जो है इसका 50% जो खाम माल दरामद होता है इंपोर्ट करते हैं, जो कि पैसे नहीं है, एलसीज नहीं खुल रही, दरामद नहीं कर पा रहे हैं। और ये इसके अंदर डेनिम जीन्स का धागा, फैब्रिक, बटन, रंग, ये तुर्की, जर्मनी, जापान वगैरह से मंगवाया जाता है, मगर ये इसके लिए एलसीज नहीं खुल रही हैं, जो है बैंक्स पैसे नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही है। क्या ख्याल है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट एजाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करके एजाज खोखर साहब जो हैं ये अपैरल इंडस्ट्री के जो हैं अहदेदार भी रहे हैं इसकी एसोसिएशन के, और बड़े नामवर सनतकार हैं टेक्सटाइल में और अपैरल में। तो एजाज खोखर साहब, ये आप ज़रा रोशनी डालें कि कितनी बुरी सूरत हाल है अपैरल सेक्टर की और कितना आपका शेयर है एक्सपोर्ट्स के अंदर। जी अमर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अहम सेक्टर के लिए टाइम दिया। एक्चुअली अपैरल सेक्टर जो है वो इंजन है पूरे टेक्सटाइल चेन का। अगर गारमेंट सेक्टर फ्लरिश करेगा तो पूरा बैकअप सप्लाई चेन जो ग्रोअर से लेके स्पिनर, वीवर, प्रोसेसिंग, ये सारी इंडस्ट्री को पुल ऑन करता है। अदर देन दैट इसके साथ बहुत सारी अलाइड इंडस्ट्री भी अटैच है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपकी जो इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, इसकी तकरीबन 50% जो प्रोडक्ट है, मोर देन 50% एक्सपोर्ट के, वो फॉरेन कंपोनेंट से इम्पोर्ट होके इस पे वैल्यू एडिशन होके एक्सपोर्ट होती है। तो पिछले काफी महीनों से स्टेट बैंक ने जो पाबंदी लगाई हुई है कि आप कोई चीज इम्पोर्ट नहीं कर सकते, उसमें बड़ी दुश्वारी है कि पाकिस्तान में तो वो चीजें मिलती नहीं है। अगर पाकिस्तान में मिलती हो तो हमारे लिए बहुत आसानी है कि हम लोकल अपना फॉरेन एक्सचेंज इम्पोर्ट करने की बजाय पाकिस्तानी रुपीस में लोकल इंडस्ट्री से परचेज करें। लेकिन ये मजबूरी जो है ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल पैदा कर रही है। हमारी एक्सपोर्ट पिछले महीने की 18% कम हुई थी और इस महीने भी हम फोर्सी कर रहे हैं
कि 18 से ज्यादा होगी। 18% एक्सपोर्ट जो थी टेक्सटाइल की पिछले महीने गारमेंट्स की, सिर्फ गारमेंट्स की कम हुई। और गारमेंट्स का कितना कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एक्सपोर्ट्स के अंदर? हमारे कितने बिलियन डॉलर की आप एक्सपोर्ट करते हैं? जी लास्ट जो थी वो 19.46 बिलियन यूएस डॉलर की थी। अच्छा, हमारे 25 में से समझ लें कि 19 पॉइंट, ये तो मेजर चंक हो गया, 80% बन जाती है। जी हाँ। तो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी हम देते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री देती है। सबसे ज्यादा जो टैक्सेस हैं, फेडरल टैक्सेस, प्रोविंशियल टैक्सेस, वो भी हम देते हैं। तो उसके बावजूद अगर इंडस्ट्री ना चली तो अनएम्प्लॉयमेंट जाहिर है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे। ये एनर्जी के जो मसाइल हैं उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम है? एनर्जी में देखें, इस वक्त गवर्नमेंट ने जो पिछले दिनों 19.90 पे हमें बिजली दी थी, वो एग्री आते, लेकिन गैस की वजह से ये प्रॉब्लम शायद आने वाले दिनों में और ज्यादा हो जाए, क्योंकि कोई चीज भी डाइंग और प्रोसेसिंग के बगैर वैल्यू एडिशन हो ही नहीं सकती। पूरा कपड़ा तो नहीं हम गारमेंट बना सकते। डाई केमिकल अगर बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करते तो कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे? और फिर डाइंग के लिए गैस चाहिए जी। तमाम जो है डाइंग इंडस्ट्री है वो तो गैस पे चलती है, उसके अलावा कोई और चारा है ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल्स, एक्सेसरीज या मशीनरी जो रिलेटेड है, इस पे कदगर नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने A to Z तमाम आंखें बंद करके तमाम चीजों पे इंपोर्ट कर दी, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? हमें लगता है कि लास्ट ईयर जो 31 बिलियन की पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट थी, ये शायद 25-26 से ज्यादा ना जा सके। मुआशी बहरान से निकालने के लिए इस तरफ तवज्जो देने की बड़ी जरूरत है। थैंक यू सो मच आमिर साहब। देखने वालों को शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।